नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं दमदार समाचार। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के स्टरलाइट प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट को देखते हुए यह मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि उत्पादन करने का आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया है जो तय करेगी कि प्लांट के भीतर कितने लोगों की जरूरत है। वेदांता इस प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन को उत्पादन करेगा और वो मुफ्त में ऑक्सीजन भी मुहैया कराएगा। दरअसल 3 साल से बंद पड़े तमिलनाडु में वेदांता स्टरलाइट प्लांट को खोलने के लिए याचिका लगाई गई थी। वेदांता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वेदांता स्टरलाइट प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट चालू करना चाहते हैं, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय आपदा है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीति कलह नहीं होनी चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तूतीकोरिन कॉपर प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील साल्वे से पूछा कि आप संयंत्र को कब से शुरू कर सकते हैं। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया जाएगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा। बता दें कि देश में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। बढ़ते मरीजों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी देखी जा रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सुनामी आ गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। भारत की वर्तमान स्थिति पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का बयान आया है। WHO ने कहा है कि भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। यहां हालात दिल तोड़ने वाले हैं। भारत की स्थिति अब काफी नाजुक हो गई है। उन्होंने कहा कि कई देशों को अभी भी कोरोना के गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारत में स्थिति दिल तोड़ने वाली है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कई ऑक्सीजन मशीनों समेत भारत में अहम सामग्री की आपूर्ति की है। यह महामारी वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि संकट से निपटने में भारत की मदद के लिए WHO ने 2000 से ज्यादा कर्मी तैनात किए और वो टीकाकरण समेत विभिन्न प्रयासों में प्राधिकारियों की मदद कर रहे हैं। भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच चीन ने एक बार फिर मदद की पेशकश की है। चीन ने सोमवार को भारत में कोरोना महामारी के गंभीर हालात को लेकर चिंता जताई और कहा कि वो मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने ट्वीट किया, भारत में गंभीर हालत को लेकर हम चिंतित हैं। भारत अगर हमें अपनी जरूरतें बताता है तो हम मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना संक्रमण के 3 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना महामारी से हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अस्पतालों में कोविड मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। भारत में कोरोना संकट को देखते हुए अमेरिका, सऊदी अरब, जर्मनी समेत कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। भारत में चीन के राजदूत सन वेईडोंग ने भी भारत का साथ देने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चीन भारत का मजबूती से समर्थन करता है। हम भारत को जरूरी मेडिकल आपूर्ति पहुंचाने में सहयोग करने के लिए चीनी कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगे। आपको बता दें कि चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत जाने वाली कार्गो फ्लाइट्स 15 दिनों के लिए रद्द की। भारत में कोविड-19 की लहर जो है वो लगातार बढ़ रही है। प्रकोप को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भारत से आवाजाही पर रोक लगा दी। देश के प्रधानमंत्री स्कॉटिस मॉरिसन ने कहा है कि महामारी के मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इसके तहत आगामी 15 मई तक भारत से कोई भी उड़ान ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। इससे पहले थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने भी भारत से होने वाली यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत से ऑस्ट्रेलिया वापस के लिए करीब 9000 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने विदेश मंत्रालय में रजिस्टर करवाया है। 3 सप्ताह तक लगाए गए इस पाबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा है कि 15 मई से पहले एक बार हालात की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही उड़ानों को बहाल किया जाएगा।
यह फैसला कैबिनेट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में भारत को मेडिकल उपकरणों समेत अनेक सहायता दिए जाने पर भी विचार किया गया। भारत कोरोना की दूसरी वेव से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के कई देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में आज जरूरी दवाइयां और अन्य सामान लेकर ब्रिटेन से एक प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसमें 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के कूटनीतिक संबंध ऐतिहासिक तौर पर काफी गहरे हैं। भारत भी सामरिक तौर पर ब्रिटेन के साथ जरूरत पड़ने पर खड़ा रहा है। कंसंट्रेटर्स भी ब्रिटेन से भारत पहुंच चुके हैं। भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। ब्रिटेन भी उसमें शामिल है। ब्रिटेन और भारत के कूटनीतिक संबंध काफी पहले से गहरे हैं। इसी के मद्देनजर ब्रिटेन ने 100 वेंटिलेटर आज राजधानी दिल्ली भेजे हैं, जिसके लिए विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन का शुक्रिया अदा किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और ब्रिटेन के संबंध सामरिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर काफी गहरे हैं। तो आपको बता दें कि 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन जो है वो भारत पहुंच चुके हैं। कोरोना काल में कई देशों ने ब्रिटेन के अलावा भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। पंजाब में मानसा जिले की मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसान काफी खुश नजर आए। दरअसल मानसा की मंडियों में अब तक आने वाले 4,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। जिला मंडी अधिकारी रजनीश गोयल ने बताया कि जिले भर की तमाम अनाज मंडियों में 4,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल की आमद हो चुकी है, जिसमें से खरीद एजेंसियों द्वारा 4,73,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और इसमें से 3,05,000 मीट्रिक टन गेहूं की लिफ्टिंग भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अगर किसी मंडी में बारदाने की समस्या आती है तो संबंधित खरीद एजेंसी से बात करके उसे तुरंत हल किया जाएगा। जिला मानसा ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,71,000 ਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 4,33,000 ਐਮਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,05,000 ਐਮਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰसी। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोबिंदगढ़ में पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दिया। दरअसल यहां एसपी इन्वेस्टिगेशन जगजीत सिंह जल्ला ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सभी दुकानें बंद नजर आई। इसके अलावा जगजीत सिंह जल्ला ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। बता दें कि पंजाब में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था। यह लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू को भी लॉकडाउन में बदलते हुए राज्य सरकार ने इसे शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किया था। मंगलवार से अगले आदेश तक रोजाना शाम 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुआ। कैबिनेट बैठक में लिया गया यह फैसला सभी को रास आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 मई को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर संगतों के साथ वर्चुअल तौर पर अरदास में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि गुरु पर्व समागम सुबह 11 बजे पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मोरिंडा में रिहाइश से आरंभ होगा। इस दौरान भाई गुरमीत सिंह शांत गुरमती संगीत के साथ संगतों को निहाल करेंगे। इसके बाद सीएम की रिहाइश में 11:15 बजे आनंद साहिब के पाठ होंगे और अरदास के उपरांत हुक्मनामा लिया जाएगा। वहीं प्रवक्ता ने कहा कि पर्यटन मंत्री की तरफ से दोपहर 12:05 पर अपनी रिहाइश से संबोधन किया जाएगा और उसके बाद 12:10 पर मुख्यमंत्री की तरफ से संगतों को संबोधित किया जाएगा। पंजाब में गैर कानूनी लॉटरियां, पर्ची, सट्टा बाजार आदि के इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ शुरू हुई मुहिम के अंतर्गत आज डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब राज लॉटरीज द्वारा रोपड़ शहर में छापेमारी की गई। विभाग की तरफ से गठित टीम ने रोपड़ शहर में छापेमारी के दौरान अलग अलग लॉटरी स्टॉलों पर दस्तावेजों की चेकिंग की, जिसमें खुलासा हुआ कि लॉटरी की आड़ में कोई गैर कानूनी कारोबार तो नहीं चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समूह लॉटरी विक्रेताओं को हिदायत दी कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी लॉटरी, सट्टा और पर्ची का कारोबार करता हुआ पकड़ा गया
तो इसके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं और लॉटरी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आला अधिकारियों ने आगाह करते हुए कहा कि गैर कानूनी लॉटरी के कारोबार को रोकने के लिए ऐसी छापेमारियां भविष्य में भी जारी रहेंगी। एस्टोरिया फूड्स कंपनी के हालिया विज्ञापन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कथित तौर पर मजाक उड़ाया गया था, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज थे। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन व तोड़फोड़ की, जिसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सरकार पर निशाना साधा। जब से आई है हम खरे तो कायदा, कभी शिवसेना के गुंडों जाके नेवल ऑफिसर को जाके मारपीट करते हैं, कभी एनसीपी के लोग एडिटर को धमकाते हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वहां आग लगाते हैं। लॉकडाउन है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विपक्ष को गालियां देते हैं, कोसते हैं। अब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे क्या? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टीका मंजूर नहीं होगी, ठीक है, टेक लीगल एक्शन, लेकिन आप लोगों को मारोगे, धमकाओगे, ये नहीं चलेगा। जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने देना है, क्योंकि अधिकृत तौर पर कांग्रेस कहता है हम दादागिरी करेंगे, हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको आग लगा दी जाएगी। अब गृह मंत्री कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में बेड्स की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर बनाकर बेड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही ऑक्सीजन की कमी पूरी होने जा रही है। आइए सुनवाते हैं आपको अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। उठाए जा रहे हैं, इस पे हम रात दिन लगे हुए हैं और कुछ जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफ़र आए हैं, उन सब के साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं। बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है। इस एटीट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाजसेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का जो बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोगों की और दिल्ली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक फ़ोन कॉल आता था, SOS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतजाम करके हम लोग
ऑक्सीजन भिजवाते थे, लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि उनसे दिल्ली नहीं संभलेगी। पिछले साल भी उन्होंने हाथ खड़े किए थे, अब भी हाथ खड़े कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन टैंकर नहीं, अस्पतालों में बेड नहीं, कोविड सेंटर नहीं। हाईकोर्ट से अनुरोध करता हूं कि जल्द फैसला लें, क्योंकि दिल्ली की जनता मर रही है। रोज आपने भी देखा होगा किस तरीके से हालात हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री के पास ऑक्सीजन टैंकर नहीं है और वो भी इन्होंने बाहर से मंगवाए हैं। आप इमेजिन करिए किस तरीके का मुख्यमंत्री है ये। और उसके लिए भी विज्ञापन दे रहे हैं। जिन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके आ पा रहे, उनके लिए आप इतने बड़े बड़े गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली तक विज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे को टैंकर दीजिए। ये हालत करी है आपने। इन्होंने पिछले 6 साल से कुछ नहीं किया। कहाँ गए सारे हॉस्पिटल, कहाँ गए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी गुजारिश है हाई कोर्ट से कि जल्दी से जल्दी जो भी फैसला ले, जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा, ना इन्होंने करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नीयत। कोरोना से बिगड़ती स्थितियों पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी को भी सराहा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तो इसलिए है कि हो ही नहीं रहा है, ठीक से जांच ही नहीं हो रहा है। आप दिल्ली में ही बुला के देखिए ना, कितना परेशानी है लोगों को जांच कराने में। तो लेकिन जिस तरह से जांच और गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। उसकी वजह से कमी आई है। इस कमी से हम लोग खुश नहीं हो सकते हैं। इस कमी से कोई किसी तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है। ये जरूर है कि महाराष्ट्र में थोड़ा कंटेन हुआ है, तो अच्छी बात है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोई गवर्नमेंट ये करती है, और खुशी की बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑफर किया। ये तो देखिए, लोगों के मन में जो बात थी हाई कोर्ट का, वही ऑब्जर्वेशन आया। सब अभी इलेक्शन कमीशन ही सवालों के घेरे में है। जिस तरह से रैली और 8-8 चरण में बंगाल का चुनाव इस कोविड के स्थिति में भी हो रहा है और किया है उन्होंने, वो तो जगह नहीं उस समय। जिस समय एक्शन लेना चाहिए था, सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़ के उस सर्वदलीय बैठक में भी मांग किया कि नहीं, एक बार में आप चुनाव करा दीजिए, बचा हुआ चुनाव 3-4 ये का। फिर भी लोग नहीं माने। तो किसका दबाव है, सरकार का दबाव है या क्या, किस तरह से हैंडल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो खुद सवाल के घेरे में है। और वही ऑब्जर्वेशन आया है मद्रास हाई कोर्ट का। जवाबदेही समझ में आ सकती है, लेकिन लोगों के जान के कॉस्ट पर इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदेही कितना हद तक सही है, ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर एक बार में भी चुनाव हो सकता था, कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदेही खत्म हो सकती थी। बाकी देश भर के 5 राज्यों का चुनाव, बड़ा राज्य है तमिलनाडु, वहाँ 1 दिन में चुनाव हो गया। केरला में 1 दिन में चुनाव हो गया। तो जहाँ बीजेपी का स्टेक है, वहीं कहीं 3 बार में चुनाव हो रहा है, कहीं 8 बार में चुनाव हो रहा है। तो ये तो सवाल खड़ा होता है ना। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पे निशाना साधा, बीजेपी का तोता है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल है कि अब कोई बोलेगा तो जरूर ही। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन एक्ट किया है कोरोना काल में। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अब फ्री वैक्सीन को लेकर आपस में ही सिर फटवल शुरू हो गया है। इस मामले में एनसीपी का आगे बढ़कर श्रेय लेना कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आया। इस खींचतान पर बीजेपी नेता राज पुरोहित ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये अगाड़ी जो है, ये कंफ्यूजन अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर टोपे जी कुछ और कह रहे हैं, नवाब मलिक साहब कुछ और कह रहे हैं। प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है। अब इसमें पीसा कौन जा रहा है? आम नागरिक। अब सवाल सीधा सा है कि जो नॉमिनल प्राइस है, उस नॉमिनल प्राइस में सरकार ने डिसीजन लेना है।
आप समय पर अगर डिसीजन नहीं लोगे तो नीचे के अधिकारी कैसे तय करेंगे कि क्या भाव लगाने का है। जो कंपनी रेट लगा रही है उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि जो हमारे पास कंसेशन में मिलेगी हम कंसेशन में देने वाले, तो आप क्यों बीच में कंफ्यूजन फैला रहे हैं। और स्पष्ट है, कुछ सरकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मुफ्त में देने वाले तो मुफ्त में देने वाले, हम 200-250 लेने वाले तो 250 ले रहे। की कीमत के सामने कोई बजट ज्यादा नहीं होता और लेना ही है तो लो ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर वास्तव में आर्थिक संकट गहरा है तो ठीक है, लो, उसमें भी कैटेगरी बना लो कि जो इनकम टैक्स पे ही है वो दे और जो नॉन इनकम टैक्स पे ही है वो नहीं दे। ये तो सीधी सी बात है। बहुत सारे जो मरीन ड्राइव वाले हैं बहुत सारे से टैक्स भरते हैं, जो धारावी के झोपड़वाली वाले नहीं भरते, तो जो धारावी है उनके लिए मुफ्त कर लो। और जो दे सकते हैं मैं दे सकता हूं, मैं देने को तैयार हूं। मैंने तो कभी आप चर्चा ही नहीं की, आप ही चर्चा कर रहे हो। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप जनता को परेशान कर रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मेरी कहते हैं तुरंत निर्णय लेना चाहिए। और कैबिनेट बुलाना मतलब कोई थोड़ी है, 4 फोनों से आज जो जूम बुला सकते हैं। ओके, चीफ मिनिस्टर है, आई विल टॉक 4 o'clock, 4 o'clock क्या करना है, 250 रुपये लेना है, क्या करना है 150 लेना है, क्या लेना है मुफ्त लेना है। डिसीजन लो, जनता को राहत दो, मुद्दे है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। और ऐसे महामारी में सबको एकजुट होकर इस कोरोना को लड़ना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से देश की सरकार और स्टेट की सरकार एकजुट होकर लड़ रही है, ये राहत जल्दी मिलेगी और कोरोना हारेगा और हम कोरोना पर जीत दर्ज करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने 2 मई को विक्ट्री प्रोसेसर्स जो होते हैं उस पर रोक लगा दी है और कहा है कि चुनावी महामारी की वजह से ये फैसला लिया गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसका स्वागत किया है और ये सही फैसला है। जिस तरह की महामारी है और जिस तरह के आज केसेस जिस तरह से सर्ज हुए हैं उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला लिया और इसका स्वागत करना चाहिए। केजरीवाल जी जो भी कहें, उनकी बातें ऐसी लगती हैं कि एक खोखले वादे हैं जो इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बहुत पहले करना चाहिए था, जिसमें वो पूरे तौर से फेल हो गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का वक्त नहीं है, ना हम इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट की सरकार और सेंटर की सरकार जिस तरह से समन्वय बना के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। करनी और कतनी में फर्क है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी अपने ही परिवार को देखें और उनके ट्वीट्स को देखें और उनके भाषण को देखें तो समझ में आएगा कि वो कोरोना से नहीं, वो देश की सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और उनको बीजेपी से लड़ाई करना चाहते हैं। देश की जनता जानती है कि बीजेपी एक ऐसी सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो जनता के हित में, जनता के लिए काम करती है और सेवा ही उसका जो है उसकी प्राथमिकता होती है। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि आज राजनीति छोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ कलेक्टिव एफर्ट हो और कोरोना को हराने में। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पार्टी पर कोरोना काल में अनियमितता बरतने और राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के जश्न मनाने पर लगाए गए प्रतिबंधों के फैसलों को भी सही करार दिया। एक महामारी और मानवता के बीच में जंग चल रही है। देर आए दुरुस्त आए। सोनिया जी, ये जो सुझाव आपने दिया है सराहनीय है, लेकिन ये प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के बाकी छुटभैये नेताओं को दो, जो रोज महामारी से लड़ने की बजाय देश की जनता की सेवा में लगे नरेंद्र भाई मोदी और उनकी टीम से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके मुख्यमंत्री ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे केंद्र में सरकार ना होकर कोई शत्रु राज्य से बात की जा रही है। प्रधानमंत्री शुरू से ही कहते आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है, टीम इंडिया बनके हमें इस महामारी से लड़ना है और महामारी हारेगी, मानवता जीतेगी। शुक्र है आप देर आए पर दुरुस्त तो आए। चुनकर मुख्यमंत्री बनाता है, जब आप उसके सामने जाके अपनी शिकायत की गुहार लगाती हैं
तब तो चुनाव आयोग से हर चीज मांगती है, और यही चुनाव आयोग है जो देश में सत्ता बनाता भी है और उतारता भी है। किसी हार को देखते हुए ममता जी ऐसी होची बयानबाजी देकर देश के इंस्टीट्यूशंस को, देश के संस्थान को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बदनाम कर रही है। पूरे चुनाव आयोग की ओर से ही हर सभी चुनाव घोषित होते हैं और चुनाव आयोग ही तय करता है कि कब चुनाव होगा, कौन चुनाव में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कितने दिन का चुनाव होगा, और हम लोग चुनाव आयोग के आदेशों की पालना करते हैं। इसलिए देश के अंदर चुनाव कराना, कब कराना, कैसे कराना, किस माध्यम से कराना, वो चुनाव आयोग का काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जब महामारी का प्रकोप शुरू हुआ तो रैलियां बंद की, वर्चुअल रैलियां, 500-500 की रैलियां, वर्चुअल माध्यम से संबोधन, इन सब चीजों का नियमों अनुसार पालन किया। कहीं भी 1% भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अनुशासनहीनता होती हो। के बाद कोई जीत की प्रोसेसन नहीं होगी, आपकी पार्टी ने भी उसका स्वागत किया। ठीक है, जो चुनाव आयोग का फैसला है भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है और हम अनुशासन से जीत भी होगी, लेकिन जीत के जश्न को वर्चुअल माध्यम से, जिससे कोरोना का इफेक्ट ना। एस्टोरियो फूड्स कंपनी के हालिया विज्ञापन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कंपनी के मुंबई कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मसले पर बीजेपी नेता मनोज कोटक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाणी स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात तो करती है, लेकिन कभी कभी रचनात्मक जो टीका होती है उसको सहन करने की कांग्रेस की भूमिका और मानसिकता दोनों नहीं है, ये आज की घटना से साबित होता है। बार बार प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलना, उनके बारे में अपशब्द कहना, हम पिछले कुछ दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, ये गलिच्छ भाषा का प्रयोग करते, तब इनको ये सूझता नहीं है। आज इस बात को लेकर, ठीक है, उस कंपनी ने अगर कोई सही ऐड नहीं बनाई और आपको आपत्ति है तो देयर आर मैकेनिज्म की जिसके अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो और ये ऐड को वापस खींचने की मांग कर सकते थे, लेकिन जाके उन पे हमला करना ये कांग्रेस की फांसीवादी। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीदें कांग्रेस नेताओं की पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से लेकर तमाम उनके समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सियासी जमातों के नियुक्तियों को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही है। इसके बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के किसी निगम या बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर को नियुक्त नहीं किया है, जिसके चलते तमाम कांग्रेस नेताओं के सपने अधूरे हैं। बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। सचिन पायलट के साथ साथ उनके समर्थक विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियां जल्द करने की आवाज बुलंद की है। सचिन पायलट ने कहा था कि प्रदेश में सरकार बने 2.5 साल का वक्त हो गया है और अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी नहीं होनी चाहिए। पायलट के बाद उनके सहयोगी विधायकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू किया है और कई विधायकों ने भी इस मांग को दोहराया है। कोरोना की जद में आने की वजह से राजधानी दिल्ली में भी बेतहाशा मौत हो रही है और जिस तरह से गाजीपुर और सराय काले खां के शमशान घाटों में खौफनाक और झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिहरन पैदा कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको भी विचलित कर सकती है, लिहाजा अपनों का ख्याल रखें। एएनबी न्यूज भी बार बार देशवासियों से यही अपील कर रहा है कि सरकार की तरफ से जारी तमाम गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करें और अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से कतई ना निकलें, क्योंकि परहेज और सावधानी ही इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। बहुत बुरे हालात हैं जी, रोज की 30-35 बॉडियां आ रही हैं। 30-35 तो रोज की लिख रही हैं, ये मान के चलो। इससे ज्यादा और क्या बताएं सर, आप खुद देख रहे हैं हालत क्या चल रही है। ये जिस पे आप बैठे हैं ये क्या है पीछे? ये सर नई बन रही है चिताएं।
क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए नई यहाँ पर बन रही है और कुछ वहाँ पर बनाई जा रही है। तो हम सुबह से तो यहाँ पे 11 बजे के आए हुए, आप देख लो टाइम कितना हो रहा है, कितनी टाइम हो रही है, देखो 11 बजे के बैठे बैठे हुए 2:12 हो गई। बताइए 3 घंटा हो गया, हमारे लिए भी डेड बॉडी लगी तक नहीं है, गाड़ी में बॉडी पई। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों बीडी कल्ला, शांति धारीवाल और रघु शर्मा आज विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। सुबह 9:30 बजे मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंचे मंत्रियों ने आज दोपहर 4 केंद्रीय मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की। 3 मंत्रियों बीडी कल्ला, शांति धारीवाल और रघु शर्मा ने दोपहर 12 बजे से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से भी उन्होंने मुलाकात की। राजस्थान में जिस तरह से एक्टिव केसेस बढ़े हैं, तो रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब ये 2 इंजेक्शन्स हैं, इनकी काफ़ी किल्लत है और स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से जो कोटा हमको अलॉट किया भारत सरकार ने 67,000 अप टू 30 अप्रैल, उसमें से 30,000 हमको अभी तक सप्लाई मिला है। 3 दिन अभी इस पीरियड को पूरा होने में बाकी है। हम कह रहे हैं कि ये 37,000 तो हमको तत्काल दो और 1 मई से राज्य का कोटा करीब 1.5 लाख रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब एक्टिव केसेस के अनुपात में दी जाए, ताकि हम राज्य के लोगों को बचा सकें। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? उन्होंने अच्छी बात की, अच्छी बात हुई। रेमडेसिविर के उत्पादन हम नहीं करते हैं। रेमडेसिविर का उत्पादन माइलेन, कैडिला और सिप्ला करती है, वो गुजरात में है। लेकिन जहाँ भी उत्पादन हो रहा हो, उन सब का नेशनल लेवल पे एलोकेशन स्टेट वाइज भारत सरकार कर रही है। इसीलिए आज संबंधित मंत्री जी से हम मिलने आए हैं। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, टोसिलीजुमैब की और टैंकर्स की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANP एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANP न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। हक की बात, दोपहर 12 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। तो
ब्रेक के बाद दमदार समाचारों में एक बार फिर स्वागत है आपका। तेजी से बढ़ती कोरोना महामारी और बड़े शहरों में इलाज के लिए बेड ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अब लोग छोटे शहरों की तरफ भागने लगे हैं। ये काम तेजी से हो सके इसके लिए जो लोग वाहन कर पा रहे हैं वो एयर एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं। इसके चलते इन एम्बुलेंस की मांग भी बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी है। इसको लेकर इंडिया एयर एम्बुलेंस के प्रोपराइटर विनायक सिन्हा ने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। काफ़ी सारे लोग जो बड़े शहर में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं अब वो छोटे शहरों की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे दिल्ली के जो पेशेंट हैं अब वो रांची, पटना, लखनऊ, कानपुर, बनारस, जहां भी उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या जहां भी उनके जान पहचान में, रिलेटिव्स में या नॉन पीपल अरेंज कर पा रहे हैं अकोमोडेशन और हॉस्पिटल एडमिशन, वो लोग वहां जा रहे हैं। काफ़ी सारा ये ट्रेंड आ रहा है और ये अक्रॉस इंडिया है। इट्स नॉट ओनली फॉर दिल्ली, इट्स फॉर बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, हर जगह से लोग वैसे शहरों में जा रहे हैं जहां शहर छोटा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसे कुछ शहरों का नाम बताइए, दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से नॉर्मली लोग नॉर्थ इंडिया में ही जा रहे हैं। रांची जा रहे हैं, जमशेदपुर जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, या छोटे छोटे शहरों में भी जा रहे हैं जैसे बोकारो, धनबाद, दुर्गापुर जा रहे हैं। तो जहां भी उनको कन्वीनियंस मिल रहा है, जहां भी उनको ऑक्सीजन और बाकी सारी चीजें मिल रही हैं वो वहां मूव कर रहे हैं। बॉम्बे से या बेंगलोर से इस तरह के? बॉम्बे से नासिक, कोल्हापुर, पूना, नागपुर इधर काफी ज्यादा है। बेंगलोर से आपको कोच्चि, कोयम्बटूर इस तरफ मूवमेंट ज्यादा है। जो दोनों एयरक्राफ्ट का टाइम ऑलमोस्ट सेम है बट सैनिटाइजेशन वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है। तो नॉर्मली पहले 2 कॉल हो जाती थी एक एयरक्राफ्ट से, अब नॉर्मली 1 या 2 ही हो रही पा रही है। 2 से 1 से एक्सटेंड नहीं कर रही है। शॉर्ट कॉल से तब भी 1 से 2 कॉल ही हो रही है रोज की। क्या ये कॉल्स भी बढ़ गई? जैसे महीने में पहले 10, 15, 20 होती थी, अब जो है इस टाइम काफी ज्यादा? नहीं, अभी कोविड की कॉल ज्यादा है, नॉन कोविड की कॉल्स कम हो गई हैं। तो ओवरऑल कॉल्स तो 50% बढ़ गई हैं बट उसमें कोविड का परसेंटेज बढ़ गया, नॉन कोविड का परसेंटेज काफी कम हो गया क्योंकि जो नॉन कोविड वाले पेशेंट्स हैं वो अवॉइड कर रहे हैं हॉस्पिटल में आने के लिए। और चार्जेस इनके लिए क्या है? नॉन कोविड और कोविड के लिए क्या देनी पड़ रही है अगर किसी को? फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली बनारस की बात करूं तो 4 से 4.5 लाख रुपए है नॉन कोविड का, और कोविड का आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 8.5 से 9.5 लाख रुपए आता है। बिकॉज उसमें एयरक्राफ्ट का टाइप चेंज हो जाता है, मेडिकल टीम चेंज हो जाती है और उसमें एक आइसोलेशन पॉट जाता है जिसमें हम पेशेंट को लेकर आते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। कोविड में नॉर्मली हम जेट यूज करते हैं, बड़े वाले जेट जो साइटेशन या लियर जेट है, क्योंकि वो पेशेंट के लिए वो ज्यादा सेफ होता है। और कोविड नॉन कोविड में C-90, B-200 पिलेटस ज्यादा यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और लंबे डिस्टेंस के लिए लियर जेट। दिल्ली में एक दिन पहले ही छतरपुर इलाके में सरदार पटेल कोविड केयर का उद्घाटन किया गया है जिसमें कोरोना पेशेंट्स के लिए 500 बेड्स की उपलब्धता है। और आज मंगलवार को कोविड केयर में भर्ती होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल गए, जिसकी वजह से सेंटर के बाहर मरीजों और तीमारदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए घंटों से लाइन में लगे रहे, पर बावजूद इसके उनके कोरोना मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही। सर हमारे को आधा घंटा हो गया कम से कम खड़े हुए, और हम मालवीय नगर से आए हैं, मालवीय नगर दिल्ली से आए हैं। अभी क्या क्या हुआ? वेट कर रहे हैं सर, उन्होंने कहा आप वेट करिए बाहर, हम वेट कर रहे हैं। अब जैसे रिस्पांस आएगा तो हम जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। केसेस की बात करें, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। अब हम भी घर के अंदर हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं, सब कुछ है, सारा प्रिकॉशंस ले रखे हैं, सब कुछ मतलब जो भी रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। अब पता नहीं अचानक इनको कोविड कहाँ से हो गया, बाहर भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए। अब सुनने में आया है कि अब हवा के जरिए भी फैल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब हवा के जरिए जो फैला है उस वजह से हुआ है। मैं आपको और कहाँ से आए हैं, आप किस लिए आए हैं? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं अपने 2 पेशेंट लेके आया हूँ। हमारे पड़ोस में रहते थे, सुरेंद्र कुमार और पवना। हम लोग कल से नोडल ऑफिसर को फ़ोन कर रहे हैं, हम DSO को फ़ोन कर रहे हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। रात को हमने ITBP में फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अभी तक। हमारे मरीज़ की हालत ख़राब हो रही थी, हम लोग अभी उसको अपनी कन्वेंस से किसी सोर्स से पता चला हमें कि वहाँ वॉकिंग ले रहे हैं। हम अपनी कन्वेंस से उनको दोनों को बिठा के PP किट खरीद के पहन के लेके आए हैं। बट अभी यहाँ पे फ्रंट लाइन पे जो भी वर्कर है उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या इनका सिस्टम है। वो कह रहे हैं हमारे को अंदर से इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम आपको आगे भेजेंगे। अभी धूप में हमारे पेशेंट दोनों पड़े हैं, और अगर कुछ हो गया तो कोई DSO नहीं सुनता, कोई नोडल ऑफिसर नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। कल से हम लोगों ने 1000 फ़ोन कर दिए हैं बट कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पांस भी नहीं है। जो नंबर दिया हुआ इन्होंने, ड्यूटी टाइम दिया हुआ, उस ड्यूटी टाइम में भी हम बात कर रहे हैं तब भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है।
क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं सेंट्रल दिल्ली से हूँ एंड मेरे को पता चला था यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स हैं, बेड्स हैं, 1000 बेड्स लगाए इन्होंने ऑक्सीजन वाले, बट यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। नंबर्स पे कॉल करे तो सारे नंबर स्विच ऑफ हैं। पूरे दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि बेड्स पड़े हैं बट दे आर नॉट गिविंग द बेड्स टू दी कोविड पेशेंट्स एंड दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। हमारी गवर्नमेंट इतनी इररिस्पॉन्सिबल हो चुकी है कि बेड्स पड़े हैं सारे हॉस्पिटल्स में एंड दे आर नॉट गिविंग इट टू द नॉर्मल पीपल। My father is in a very critical condition. I'm getting no help. Numbers are given there, but nobody is responding. Numbers are not reachable. Please help me, please. My father is dying. I can't afford another loss. Yesterday I lost my. महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इस दौरान जितने भी कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उतनी ही मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार की नींदें टूटी हुई हैं। बता दें कि अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। लगातार बिगड़ रहे हालात को सुधारने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल पा रही। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की कमी है, इसे लेकर लोगों में एक डर का भी माहौल बना हुआ है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते लगातार लोगों की मौत हो रही है, वहीं ऑक्सीजन की कमी से भी मौत का मामला सामने आ रहा है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना संक्रमण ने नई पैच बनाई है और प्रतिदिन वहां सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमण मरीज पाए जा रहे हैं। मुंबई से सटे पालघर और न्यू मुंबई में भी मनपा द्वारा कोरोना पर रोक लगाने के लिए तमाम नियम लगाए गए हैं और कोविड सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की लापरवाही सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मुंबई पुलिस और मनपा जहां कड़े नियमों का पालन कराने की भरचूक कोशिश कर रहे हैं, वहीं लगातार नियमों के उल्लंघन से कोरोना संक्रमण मरीज और मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी अपने परिवार के साथ श्री गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। इस दौरान चढ़ोनी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को बदनाम करना चाहती थी, जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा के गठन किए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना की आड़ में मोर्चे को समाप्त करना चाहती है, जो किसी भी परिस्थिति में मंजूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 5 महीनों से देश के कई राज्यों और कई जगहों पर रैलियां कर चुका है। किसानों ने पंचायतों में रैली की, लेकिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ષਡਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 6 ਧਰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। खबर पंजाब के बरनाला से, जहां गांव करमगढ़ का जवान अमरदीप सिंह लेह लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ के नीचे दबने से शहीद हो गया। वहीं पूरे करमगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान शहीद अमरदीप के पिता के परिजनों ने बताया कि शहीद जवान का पालन पोषण उनकी बुआ फूफा ने किया था। फिलहाल शहीद के पार्थिव शरीर को 28 अप्रैल को गांव करमगढ़ पहुंचाया जाएगा और गांव करमगढ़ में शहीद जवान का अंतिम संस्कार भी होगा। ਭਰਤੀ 2018 ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਲੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ 10-12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨੇ ਲੜਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਲੰਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਤੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਬੇਸੁਰਤ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਫੋਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼, ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਬਸ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਆ ਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਂ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ +2 ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਸੋਗ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, क्योंकि ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। गोल्डन सिटी अमृतसर में नई गाइडलाइंस के चलते शाम 6 बजे आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद कराया गया। पुलिस का कहना है कि पंजाब सरकार की नई गाइडलाइंस है कि शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाए। इसको लेकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। माननीय पंजाब सरकार का हुक्म है कि आज से जो दुकानें हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगी और 6 बजे कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा। जो कर्फ्यू का टाइम पहले 8 से 5 था, अब वो 6 से 5 हो जाएगा। इसी वजह से जो आज 5 बजे दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। शराब के ठेके भी बंद होंगे। खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों की लापरवाही के आगे घुटने टेक रही जिंदगियों को बचाने के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर में अब पहली बार अंबाला की पोश इलाकों में और कई अन्य इलाकों को मैक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। बता दें कि इन मैक्रो कंटेनमेंट जोन्स में प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई है, जिसके बाद इलाके की एंट्री पॉइंट्स पर ताले लटके मिले और प्रशासनिक आदेशों के बाद कंटेनमेंट जोन के मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस ने नाकाबंदी भी की। लेकिन पुलिस की नाकाबंदी के बावजूद इलाके में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से जारी रही। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि इलाके में नाकेबंदी बढ़ा दी जाएगी और अगर कोई नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही एसडीएम ने लोगों को आश्वस्त किया कि मैक्रो कंटेनमेंट जोन जब तक रहेगा तब तक लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। कंटेन करने से तो कोई सलूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जो कोविड का रूप ले चुका है उसने तो बढ़ना है। इसको तो गवर्नमेंट को अपनी फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए इसके अंदर,
कि हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है आम पब्लिक को उसका फायदा हो सके। गवर्नमेंट का इतना कुछ करने के बाद भी, एक इतना समय मिलने के बाद भी अगर कुछ नहीं काम हो पाया तो ये शर्म वाली बात है हमारे देश के लिए। हमारे के लिए ये ड्यूटी लगाई गई, ना तो कोई बाहर का आदमी अंदर आएगा, ना अंदर का आदमी कोई बाहर जाएगा। क्या वजह बताई जा रही है? बात ये, हमें तो अफसरों से आदेश मिले हैं कि ये कंटोनमेंट जोन है, ठीक है, यहाँ कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इनकी सुरक्षा के लिए वो हम तो इसमें जो प्रशासन की तरफ से जो हिदायतें जारी होंगी, जो आदेश आएंगे, हमने तो प्रशासन के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि सरकार की तरफ से यदि ये कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, ये हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए ही यहाँ पे इसको बनाया गया है। जो 4 एरिया यहाँ के डिसाइड किए गए हैं, जनरली है परशुराम कॉलोनी है या लक्ष्मी नगर है, तो ये सेंसिटिव एरिया के कारण से, क्योंकि यहाँ कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, और रात को जैसे कि हमें सारी सूचना इसकी मिल गई थी, ऑर्डर मिले थे कि सारा आगे ना फैले, क्योंकि बड़ी आबादी, बड़ा हरियाणा में बहुत बड़े सेक्टर में से कुछ गेट्स पर देखने में आ रहा है लोग पुलिस से भी बहस कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं अंदर बाहर आने जाने के लिए, उन्हें कैसे समझाएं? बस आज ये थोड़ा पहला दिन है, पहले दिन होने करके, क्योंकि रात को एकदम से लगा ये कंटेनमेंट जोन रात को बनाए गए, इमीडिएटली लोगों ने पहले व्यवस्था कर नहीं रखी थी अपनी, किसी की कोई दुकान की चाबियां थी, किसी ने कहीं अपने ऑफिस का कोई ऐसा काम था, तो वो लोग अपना अभी प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। मेरे ख्याल आज थोड़ी दिक्कत आएगी है, उसके बाद लोग भी अब आप लोगों को उसके बाद लोग भी इसके अंदर कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी लोगों की भी दिक्कत है, मैंने कहा था SHO साहब को कि थोड़ा सा आज लोगों को एक मौका दे दिया जाए 1-2 घंटे का, ताकि वो अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, दवाइयाँ हैं, कुछ और हैं, वो अपनी पूरी कर लें, और उसके बाद हम पूरा प्रशासन के सहयोग करेंगे। जो मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय कल ही लिया गया था, क्योंकि कुछ एरियाज में पॉजिटिविटी रेट भी बहुत हाई आ रहा था और केसेस पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा आ रहे थे। इसको बचाने के लिए, ताकि इसको स्प्रेड रोका जा सके और हमारे यहाँ पे संक्रमित लोग कम हों, इसके लिए मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इसमें मेजरली यही है कि पब्लिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, और जो भी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं या फिर कोई और भी एरियाज हैं, वहाँ पे उनको बंद किया गया है, और ये डे टू डे बेसिस पे रोज चेक हो रहा है। मतलब आज भी उनके टेस्ट जो हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट और पॉजिटिव केसेस देखे जाएंगे, एंड इट विल चेंज ऑल्सो। अगर हमें लगेगा कि नहीं ये सपोर्ट कंट्रोल हो गया है तो वी विल ओपन इट, और हम खोलना ही चाहते हैं। वैसे इसमें यही है कि पब्लिक से हमें सहयोग चाहिए कि आप सामने आए और हमारा हाथ दें, और चेन को ब्रेक करने में आप भी उतना ही साथ में आए हमारे, जितना कि बाकी डिपार्टमेंट्स या फिर मीडिया सब मिलकर कर रहे हैं। सर अभी तक हो गया जाए, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग सेक्टर के अंदर भी जा रहे हैं और अंदर से बाहर भी आने दिया जाए। नहीं, अभी ये चीज़ संज्ञान में आई है, बट इस चीज़ को दोबारा से अभी नाकाबंदी भी दोबारा कर दी जाएगी। और मैं सुबह वैसे राउंड लेकर आया था, आज अभी दोबारा शेड्यूल्ड है, तो आई चेक, और अगर कोई वायलेट करता है तो हम उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करेंगे, बट हम इसको। देश के बाकी राज्यों की तरह ही हरियाणा में भी कोरोना का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बेहद मुश्किल घड़ी में इंसानियत को बचाने और इस बीमारी को खत्म करने के लिए अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक मामला हरियाणा के सिरसा जिले से सामने आया है, जहां पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को महज 5 रुपए में 1 किलो आलू, प्याज और टमाटर दिए जा रहे हैं। इस कवायद में लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस ऑफर का फायदा वो तमाम लोग बड़ी ही आसानी से उठा सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन की डोज ले रहे हैं, और उनके पास इसका कोई सबूत है जिसे दिखाकर वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत और किचन के लिए 5 रुपए में 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर खरीद सकते हैं। सब जानते हैं इस टाइम कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए वैक्सीन लगाने के लिए। तो हमने एक छोटी सी मुहिम हमारी ओर से शुरू की है, जिसके अंदर हम केवल 5 रुपए में आलू, प्याज, टमाटर 1-1 किलो सभी चीज़ें दे रहे हैं। जो भी बंदा वैक्सीन लगा के आता है वो अपनी वैक्सीन ID यहाँ पे दिखाए और ये इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। ये जितना हम चला पाएंगे, इसको मैक्सिमम चला पाएंगे जितना। तो इस मुहिम को शुरू करने का बेसिकली आइडिया कैसे है? सर आइडिया इसका ऐसे है कि लोगों की हेल्प करना चाहते थे, पर उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरह से की जाए। तो ये चीज़ें जो आलू, प्याज, टमाटर रोजमर्रा की चीज़ें बंदे हर एक बंदे को चाहिए, तो उसके अंदर ये एक छोटी सी कॉस्ट 5 रुपए की रखी गई, तो उसको ये ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ मांग रहा हूँ, वो परचेज करने आ रहा है, एक खरीदार की तरह आ रहा है, उसको एक ऑफर का लाभ उठा रहा है।
तो इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए कि उसे किसी से मांगना ना पड़े, हमने इसको एक ऑफर में कन्वर्ट कर दिया। पूरे सिरसा के लोग लाभ ले सकते हैं, उन्हें बस एक अपना। कोरोना के कहर को मुंबई में कम करने के इरादे से मुंबई पुलिस भी अब पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है। दरअसल ब्रेक द चेन का हिस्सा बनकर मुंबई पुलिस कोरोना को हराने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस अब ब्रेक द चेन अभियान में आम नागरिकों की भी मदद ले रही है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना से मुकाबला करने के लिए मुंबई पुलिस 1100 विशेष पुलिसकर्मियों का एक दस्ता तैयार कर रही है। ये विशेष पुलिसकर्मी आम नागरिक जैसे होंगे। ऐसे 1100 नागरिकों को विशेष पुलिसकर्मी का दर्जा देकर इनसे लॉकडाउन पालन करवाने और कंटेनमेंट जोन्स में निगरानी रखने का काम करवाया जाएगा। इन नागरिकों का चयन करते वक्त ये ध्यान में रखा जाएगा कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। इस दौरान डीसीपी एस चैतन्य ने बताया कि फील्ड पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को डबल फेस मास्क दिया जाएगा। मुंबई शहर पुलिस की तरफ से लॉकडाउन के एनफोर्समेंट के लिए बड़े पैमाने पे बंदोबस्त डिप्लॉय किया गया है। बंदोबस्त के दरमियान पुलिस अधिकारी और अमलदार वो खुद कोविड-19 वायरस को एक्सपोज हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने सारे अधिकारी कर्मचारी जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको डबल मास्क और फेस शील्ड लगाने की सूचना दिया गया है। सारे सीनियर पीआई और जोनल डीसीपी को ये सूचना गया है कि डबल मास्क और फेस शील्ड लगाएंगे जो भी नाकाबंदी, फिक्स पॉइंट और इतर फील्ड ड्यूटीज पर डिप्लॉयड है। ये इसीलिए किया गया है कि ताकि हमारे अधिकारी अमलदार जो है उनमें भी कई सारे अधिकारी अमलदार पॉजिटिव हो रहे हैं, कई लोगों की डेथ भी हुई है। पंजाब में आज गेहूं की खरीद के 18वें दिन 5,54,055 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों की तरफ से 5,53,939 मीट्रिक टन और आढ़तियों की तरफ से 116 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 5,53,939 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई, जिसमें से पनग्रेन की तरफ से 12,05,679 मीट्रिक टन, मार्कफेड की तरफ से 1,20,553 मीट्रिक टन और पनसब की तरफ से 1,38,609 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई। जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउस निगम की तरफ से 72,482 मीट्रिक टन गेहूं को खरीदा गया। तो फिलहाल बस इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।